Dear students, welcome to video lecture series on Survey 2. Now today we will go for lesson number 4 from the unit that is triangulation. आज हम लोग triangulation का जो चौथा लेसन है उसको हम लोग देखने वाले हैं. Now as you know that in earlier lectures we have seen that what are the different types of classification of the triangulation system. So हमने लेसन जो हमारा पहला है उसके अंदर हमने कुछ ट्रायंगुलेशन सिस्टम्स को हमने देखा. सो देर आर फर्स्ट ऑर्डर ट्रायंगुलेशन, सेकंड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन, देन थर्ड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन. नाउ आफ्टर दैट फिर हमने जो हमारा यूनिट नंबर लेसन नंबर 2 जो है, लेसन नंबर 2 में हमने देखा है ट्रायंगुलेशन फिगर. सो देर आर 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलेशन फिगर्स आर देयर. सो वन इज सिंगल चेन ऑफ ट्रायंगल्स, देन डबल चेन ऑफ ट्रायंगल, देन सेंटर पॉइंट फिगर एंड देन क्वाड्रिलेटरल फिगर. इसमें से हमने देखा है कि क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगुलेशन फिगर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी हमको देती है. सो दैट पार्ट वी हैव सीन इन द लेसन नंबर. एंड देन नेक्स्ट we have seen that what are the different types of triangulation figures are there and how they are useful. After that then we have seen some of the criteria for selection of the triangulation figure. ये भी हमने इसके पिछले लेसन में हमने देखा. Now with this the one important concept we have seen that is triangulation figure बनाते समय well conditioned triangle की क्या आवश्यकता है, ये भी हमने इसके पिछले लेसन में देखा. And then also we have seen that what are the various instruments used for triangulation. तो जैसा कि हमको थियोडलाइट, टेलीस्कोप, बैरोमेट्रिक एरोमीटर, इन्वेयर टेप, कंपास एंड लैडर एंड अदर एक्सेसरीज that we are using for the triangulation. So that we have seen. Now we will proceed further to understand what is the exact procedure that we have to carry out for triangulation. तो आज हम लोग अभी triangulation का प्रोसीजर क्या है उसको हम लोग देखने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड हियर द एग्जाम्पल. यानी हमारा मकसद है अभी कि बड़े एरिया का सर्वे करना है. सो लार्जर एरिया आई वांट टू कवर. सो बिफोर स्टार्टिंग एनी फील्ड सर्वे व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगुलेशन. तो मुझे एक वो पूरे एरिया को कवर करने वाले कुछ स्टेशन लोकेट करने पड़ेंगे, ट्रायंगुलेशन स्टेशन. वो उस एरिया को एक बड़े ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे. सो दैट विल बी आवर प्राइमरी ट्रायंगल. देन उसको डिवाइड करके फिर हम लोग करेंगे सेकेंडरी ट्रायंगल, देन उसके अंदर करेंगे टर्शियरी ट्रायंगल. सो एज यू कैन सी दैट सपोज इस टाइप का एक टेरेन एरिया है, ये उसको हम लोग काउंटर मैप में हम लोग देख सकते हैं. अब ये काउंटर मैप के हिसाब से हम लोग उसको अलग अलग ट्रायंगल्स में कैसे बांटेंगे, तो कहाँ पर हमारे ट्रायंगुलेशन स्टेशन हमने लेने चाहिए. जैसा कि यहाँ पे ऊंचाई पे कुछ ट्रायंगुलेशन स्टेशन है, कुछ यहाँ पर है, कुछ नीचे है, और ऐसे ट्रायंगुलेशन स्टेशन को ज्वाइन करके हमारे ट्रायंगल्स ऐसे बनेंगे जो इस टोपोग्राफी को रिप्रेजेंट करेंगे. तो एक हमारी ट्रायंगुलेशन की जो सिस्टम है, ट्रायंगुलेशन की जो फिगर है, उसको हमको कंसेप्चुअलाइज करना पड़ेगा पहले. सो इन दैट वे देन वी विल फर्दर प्रोसीड फॉर द ट्रायंगुलेशन. सो हियर इन दिस लेसन वी विल लर्न मोर अबाउट द ट्रायंगुलेशन प्रोसीजर. सो हमको सबसे पहली स्टेप क्या करना पड़ेगा फिर ट्रायंगुलेशन प्रोसीजर में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एस्टेब्लिश द प्राइमरी ट्रायंगल्स. तो बड़े बड़े वाले प्राइमरी ट्रायंगल्स के अंदर अपने को वो जो लार्ज एरिया है उसको डिवाइड करना पड़ेगा. सो फर्स्ट वी विल डिसाइड द प्राइमरी ट्रायंगुलेशन स्टेशन एंड दैट विल गिव यू द प्राइमरी ट्रायंगल्स. Now these primary triangles are covering the large area. अब ये इनको अपने को फिर से डिवाइड करना पड़ेगा छोटे ट्रायंगल्स में. सो आपको फिर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा सेकेंडरी ट्रायंगल. तो जैसा कि बड़े एरिया को हमने एक बड़े ट्रायंगल में ले लिया, फिर एक ट्रायंगल को लेके उस ट्रायंगल में आपको फिर से और छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनाने पड़ेंगे जो हमारे हो जाएंगे सेकेंडरी ट्रायंगल. और फिर ये सेकेंडरी ट्रायंगल के बाद में उसके अंदर और डिटेल हमको काम करना है, टोपोग्राफी को जानना है, या जो भी आपका रोड नेटवर्क या लोकेलिटी है उसके हिसाब से फिर हमको और उसके अंदर छोटे छोटे ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे. तो सेकेंडरी ट्रायंगल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, टर्शियरी ट्रायंगल्स बनाएंगे. अब ये एक जो टर्शियरी ट्रायंगल हमारा बन गया, छोटा वाला ट्रायंगल बन गया, इसका एरिया थोड़ा छोटा होगा और उसके अंदर फिर हमारा जो भी रिक्वायर इंजीनियरिंग सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे
or property survey or any type of survey you want, that for detailing of the map that we will carry out in particular referring to that tertiary triangle. जब टर्शरी ट्रायंगल के ऐसे अलग अलग सर्वे कंप्लीट हो जाएंगे तो उसको हम लोग सेकेंडरी ट्रायंगल्स के अंदर सेट करेंगे और सेकेंडरी ट्रायंगल्स के बाद में फिर उसको प्राइमरी एंगल में करेंगे और ऐसा करके हम लोग एक लार्जर मैप क्रिएट कर सकते. एंड फॉर दैट वी हैव टू यूटिलाइज द कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगुलेशन. सो इफ वी थिंक अबाउट दैट कि मुझे ट्रायंगुलेशन का सर्वे करना है या ट्रायंगुलेशन करना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा. सो स्टेप बाय स्टेप वी विल सी दैट. सो फर्स्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिकॉग्नाइजेंस सर्वे. So for example, we have to prepare a map of अमरावती रीजन. तो अमरावती रीजन कितना बड़ा है, उसके अंदर जियोग्राफिकल लोकेशन कौन से आ रहे हैं और किस टाइप की टोपोग्राफी है, कौन सी रिवर्स है, कौन से बड़े बड़े टेरेंस है, कौन सा रोड नेटवर्क है, ऐसे इसकी सारी एक ओवरऑल जानकारी मुझे जो एग्जिस्टिंग मैप्स है उस पे से मुझे लेनी पड़ेगी. एंड टेकिंग द राउंड अप ऑफ एन पर्टिकुलर सर्वे एरिया, इट मे बी आइदर लार्ज और स्मॉल, दैट प्रोसीजर क्या करना पड़ेगा हमको, उसको प्लानिंग करने से पहले फील्ड में जाके एक चक्कर लगा के आने का ऐसा काम हमको करना है. दैट इज द फर्स्ट प्रोसीजर इन द ट्रायंगुलेशन सर्वे. नाउ दिस रिकॉग्नाइजेंस डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द एरिया. यदि बड़ा एरिया है तो हो सकता है आपको पॉसिबल नहीं हो. सो यू कैन ऑल्सो टेक द ओवरव्यू बाय द हेलीकॉप्टर ऑल्सो, और यू कैन टेक द ओवरव्यू बाय द सैटेलाइट इमेज. तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि उसका ओवरव्यू लेंगे हम लोग कि मुझे पहले मेरा जो सर्वे करना है उसको मैं अंडरस्टैंड कर पाऊँ कि क्या सिचुएशन वहां पर है. सो दैट वी विल कैरी आउट इन द रिकॉग्नाइजेंस सर्वे. अब ये रिकॉग्नाइजेंस सर्वे कर लिया हमको तो फिर हमारा दूसरा काम होगा सिलेक्शन ऑफ द ट्रायंगुलेशन स्टेशन. ये सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारी कि हमको ये रिकॉग्नाइजेंस होने के बाद में फिर काम करना पड़ेगा कि मेरे ट्रायंगुलेशन स्टेशन कहाँ होंगे. फिर उसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन से बड़े ट्रायंगल्स, प्राइमरी ट्रायंगल्स मुझे कितने बड़े वाले बनाने हैं. फिर उसके लिए जो ट्रायंगुलेशन स्टेशन है वो कितने दूरी पर कहाँ रहेंगे, कौन से लोकेशन पे रहेंगे. सो दैट डिसीजन आई हैव टू टेक. जब प्राइमरी ट्रायंगल्स का डिसीजन मैं कर लूंगा तो फिर मुझे सेकेंडरी ट्रायंगल्स के लिए भी और उसके अंदर कौन से स्टेशन कहाँ लेने हैं वो डिसाइड करना पड़ेगा. और फिर वो सेकेंडरी ट्रायंगल के अंदर फिर से हमको छोटे डिवाइड करने पड़ेंगे ट्रायंगल, टर्शियरी ट्रायंगल. तो उसके लिए भी आपको ट्रायंगुलेशन स्टेशंस कहाँ लेने हैं ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा. तो इसका भी आइडिया आपको रिकॉग्नाइजेंस सर्वे में थोड़ा थोड़ा आ जाएगा कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ पर मेरे प्राइमरी ट्रायंगल्स के स्टेशन होंगे, यहाँ पर मेरे सेकेंडरी ट्रायंगल्स के स्टेशन होंगे और यहाँ मेरे टर्शियरी ट्रायंगल्स के स्टेशन होंगे. सो दैट टाइप ऑफ रियलाइजेशन वी हैव टू कैरी आउट एंड देन वी विल फाइंड आउट द प्रोबेबल लोकेशन ऑफ द ट्रायंगुलेशन स्टेशन. जब ये हो जाएगा तो फिर अलग अलग टेरेन एरिया के हिसाब से, टोपोग्राफी के हिसाब से आपको फिर नेक्स्ट काम करना पड़ेगा. थर्ड स्टेप जो है सिलेक्शन ऑफ ट्रायंगुलेशन फिगर. तो आपको फिर कहां पे कौन से एरिया के लिए सिंगल चेन ऑफ ट्रायंगल फॉर्मुलेट करने हैं, कहां पे डबल चेन ऑफ ट्रायंगल फॉर्मुलेट करने हैं, कहां पे सेंटर पॉइंट फिगर करनी है, क्योंकि कहां पे क्वाड्रिलेटरल लेने हैं, क्योंकि आपको तो सारा एरिया कवर करने का है. एंड ऑल दैट एरिया विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रायंगल्स. सो टर्शियरी ट्रायंगल, उसके बाद में फिर सेकेंडरी ट्रायंगल और उसके बाद में फिर प्राइमरी ट्रायंगल. सो लाइक वे वी हैव टू डिसाइड द व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगुलेशन फिगर एट डिफरेंट लोकेशन डिपेंडिंग अपॉन द टोपोग्राफी वी विल डिसाइड. तो आपको फिर ट्रायंगुलेशन फिगर जो है उसके लिए भी सिलेक्शन क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके देन वी हैव टू डिसाइड दैट. देन नेक्स्ट स्टेप आएगी फिर उसके बाद में इरेक्शन ऑफ द सिग्नल्स एंड द टावर. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी विल सी नाउ इन दिस यूनिट. तो जो ट्रायंगुलेशन स्टेशंस रहेंगे उसको आपको स्टेशन करके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. यानी वहां पे आपको एक तो परमानेंट स्ट्रक्चर का ऐसा एक मार्किंग या पोल ट्रायंगुलेशन स्टेशन का मार्क करना पड़ेगा जब आप किसी प्रकार से इस प्रकार से ट्रायंगुलेशन का सर्वे करते हो. सो यू हैव टू फाइनलाइज दैट ट्रायंगुलेशन स्टेशन परमानेंटली. प्राइमरी तो करने ही पड़ते हमको. सो लाइक वे सारे उसके मार्किंग करने के लिए हमको कहीं जगह पे टावर या फिर सिग्नल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा. दैट लेटर ऑन वी विल सी हाउ दैट इट इज डन. सो दैट विल बी द नेक्स्ट स्टेप फॉर ट्रायंगुलेशन सर्वे. उसके बाद में फिर हमको करना पड़ेगा मेजरमेंट ऑफ द बेस लाइन. अब आपके स्टेशंस डिसाइड हो गए, सिलेक्शन ऑफ द ट्रायंगुलेशन फिगर हमने कर लिया, फिर सिलेक्शन ऑफ द सिग्नल एंड टावर इरेक्शन भी कर दिया हमने जहां जहां पे आपके स्टेशन है. तो फिर आपको अभी स्टार्ट करना है मेजरमेंट. सो डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन गिनना है. अब ट्रायंगुलेशन क्या है, बड़े एरिया के रहेगा तो कुछ पॉइंट ग्राउंड पे रहेंगे, कुछ पॉइंट हिल पे रहेंगे. तो अलग अलग स्पेस में भी आपको जो डिस्टेंस है, इंक्लाइन डिस्टेंस, स्लोपिंग डिस्टेंस, व्हाट एवर इट वे बी,
that as per the topography you have to measure that distance. For that purpose also वो पूरा सर्वे करने के लिए आपको जो अलग अलग टर्शरी ट्रायंगल्स है उसके अंदर आपको पहले बेस लाइन डिसाइड करनी पड़ेगी, जिसका मेजरमेंट आपको एक्यूरेटली करना पड़ेगा, और उसके लिए फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगी मेजरमेंट ऑफ द बेस लाइन. अब बेस लाइन का मेजरमेंट करने के लिए आप अलग अलग सर्वे के मेथड्स, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग टेक्निक्स यूज कर सकते हो, बिकॉज ओवरऑल योर पर्पज इज टू मेजर द एग्जैक्ट और एक्यूरेट लेंथ बिटवीन द टू स्टेशन रिप्रेजेंटिंग द एनी बेस लाइन. कोई भी एक बेस लाइन जो भी आपने डिसाइड कर ली, समझ लो आप अमरावती और बडनेरा में हमारा एक स्टेशन है, तो अमरावती बडनेरा ज्वाइनिंग करने वाला एक जो सर्वे लाइन रहेगी हमारी, वो हमारी बेस लाइन हो जाएगी, और उसका डिस्टेंस हमको एक्यूरेटली गिनना पड़ेगा ऑफ कोर्स. सो दैट विल बी द नेक्स्ट प्रोसीजर फॉर दैट. एंड देन वी हैव टू कैरी आउट द मेजरमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंगल्स. अब क्योंकि हमने ट्रायंगुलेशन सिस्टम बना ली, तो आपके जो ट्रायंगल्स बन गए, तो हर एक ट्रायंगल के जो एंगल्स है वो एंगल्स गिनने पड़ेंगे. सो फॉर दैट यू कैन यूज द थियोडलाइट और द टोटल स्टेशन, और यू कैन यूज द अदर एडवांस इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ द इंक्लूडेड एंगल. तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको वो जो ट्रायंगुलेशन का फ्रेमवर्क है वो ही ड्राइंग शीट पे बनाने के लिए आसानी हो जाएगी पहले, यानी कहाँ पे बड़े पॉइंट्स है, कहाँ पे छोटे पॉइंट्स है, सेकेंडरी स्टेशन है, और कहाँ पे टर्शरी स्टेशन है, और उसके हिसाब से आपका ट्रायंगुलेशन का फिगर, ट्रायंगुलेशन फ्रेमवर्क कैसा है, ये हमको पता करने के लिए हमको लंबाई लगेगी बेस लाइन की. ट्रायंगल्स के जो साइड्स है उसमें से कोई भी एक बेस लाइन की तो भी कम से कम गिनना पड़ेगा, और इंक्लूडेड एंगल गिनने पड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल एंगल्स गिनने पड़ेंगे. सो इन दैट वे यू कैन understand and you can calculate the various dimensions of the sides of the triangle. They are either tertiary, secondary or also primary also. And then most important thing is, इसको अभी आपको मैप पे प्लॉट करने की शुरुआत करनी है, तो आपको एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस लेने पड़ेंगे विच आर कॉल्ड एज लाप्लास स्टेशन. तो जो आपके प्राइमरी ट्रायंगल्स के स्टेशंस है उसको आपको एक्यूरेटली लोकेट करना पड़ेगा. उसके लिए फिर उसका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड, यानी अक्षांश, रेखांश और मीन सी लेवल से ऊपर में उसकी हाइट कितनी है, ये तीनों ऑब्जर्वेशन आपको हर एक स्टेशन के एक्यूरेटली गिनने पड़ेंगे. तो उसके वजह से आप वो पॉइंट को एग्जैक्टली मैप के ऊपर लोकेट कर पाएंगे बराबर. एंड दैट इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑपरेशन दैट वी हैव टू टेक द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस फॉर द स्टेशंस. इंपॉर्टेंट स्टेशन जो है हमारे प्राइमरी ट्रायंगुलेशन के जो बड़े वाले स्टेशन है उसके हमको ऑब्जर्वेशन लेने पड़ेंगे, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड. एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू स्टार्ट द कैलकुलेशन. तो अब आपके पास में क्या हो जाएगा कि प्राइमरी स्टेशंस आप लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड से आप नक्शे के ऊपर आप मार्क कर सकते हो, क्योंकि आपको नॉर्थिंग, साउथिंग और ईस्टिंग, वेस्टिंग और उसका अल्टीट्यूड ये आपको पता है. एंड देन यू आर टेकन द बेस लाइन मेजरमेंट. सो बेस लाइन मेजरमेंट के बाद में आपने फिर एंगल्स भी कैलकुलेट किए, इंटरनल एंगल्स भी मेजर किए है. सो वंस यू हैव मेजर्ड द इंक्लूडेड एंगल, तो आपको ट्रायंगल के अंदर फिर अलग अलग ज्योमेट्रिकल फार्मूला लगा के एक साइड पर से दूसरी साइड की लंबाई, तीसरी साइड की लंबाई, ऐसी हर एक साइड की लंबाई का कैलकुलेशन आप कर सकते हो. सो आफ्टर मेजरिंग द मेजर लाइन्स और सम ऑफ द बेस लाइन, अदर लाइन्स ऑफ द रिस्पेक्ट टू ट्रायंगुलेशन फिगर, दैट यू कैन मेक द कैलकुलेशन फॉर दैट. और कैलकुलेशन के लिए आपको कोई भी एक मेजरमेंट लगेगा और दो एंगल लगेंगे, एंड देन यू कैन प्रोसीड टू कैलकुलेट. एंड डिपेंडिंग अपॉन द every sides of the triangle, other remaining two sides length that we can calculate, and that will enable you to understand the size and shape and dimension of your triangulation figure representing the particular topography of that area. So that is the actual procedure. और जब ये फ्रेमवर्क आपका ड्राइंग पे बन जाएगा, उसके बाद में फिर आपको डिटेल सर्वे जो भी आपको चाहिए, टोपोग्राफिकल, कैडेस्ट्रल, लेवलिंग सर्वे, प्रोफाइल लेवलिंग या फिर चेन सर्वे या प्लेन टेबल सर्वे या जो भी है, एक्चुअली डिटेल्स लोकेट करने के लिए फिर वो टर्शरी ट्रायंगल के अंदर करना पड़ेगा. लेकिन उसके पहले आपको ट्रायंगुलेशन फिगर बनाने के लिए का जो कंसेप्चुअलाइज काम करना है वो है आपका ट्रायंगुलेशन रूटीन ऑफ द ट्रायंगुलेशन सर्वे. तो पहली स्टेप है रिकॉग्नाइजेंस, फिर देन सिलेक्शन ऑफ द ट्रायंगुलेशन स्टेशन, देन सिलेक्शन ऑफ द ट्रायंगुलेशन फिगर, देन erection of the signals and tower at some places, then measurement of the baseline distance between the two major station that we have to measure. उसके बाद में फिर हमको horizontal angles गिनने पड़ेंगे हर एक triangles के अंदर के. Then we have to take the astronomical observations, longitude, latitude and altitude of the major triangulation stations.
and then we have to mark it on the paper, and then we have to carry out the calculations for other two sides of the triangle, and like way the length and the angle of all the sides of the triangle in the triangulation figure, they are from tertiary triangle, secondary triangle and primary triangles, they all are calculated. So that will give you the overall framework of your triangulation survey. And then for particular, referring to the particular tertiary triangle, then we will calculate that, we will carry out the detailed survey whatever as per the requirement was there. So like way for a larger area we have to carry out the routine of triangulation survey. Now this is the procedure that we have to remember. Then after that, अब ये हो गया हमारा, तो इसके अंदर सबसे पहला पार्ट हमारा शुरू होता है रिकॉग्नाइजेंस सर्वे. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिकॉग्नाइजेंस सर्वे. अब ये ट्रायंगुलेशन के लिए रिकॉग्नाइजेंस बोलो सबसे पहली स्टेप है हमारी. तो इसमें हमको क्या क्या करना है, सो दैट वन बाय वन वी विल सी. सो फर्स्ट वी हैव टू कैरी आउट द वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट. ये प्रिंसिपल हमको याद रखना है रिकॉग्नाइजेंस सर्वे करते समय. ट्रायंगुलेशन का कंसेप्ट हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द लार्जर एरिया द जियोडेटिक सर्वे वी हैव टू कैरी आउट, and in the geodetic survey all the distances are along the curvature of the earth surface. So and we are plotting the map on a plain paper, so every time we have to reduce that curvature distance into the straight distance, and for here we require the error control. आपको ये मेजरमेंट के अंदर कैलकुलेशन में एरर्स नहीं आनी चाहिए और टू रिप्रेजेंटेशन हमारा मैप पे आना चाहिए. इसके लिए हमको कैलकुलेशन मोस्ट एक्यूरेटली करने पड़ेंगे, और ये कैलकुलेशंस में एरर ना आए उसको कंट्रोल करने के लिए जो हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट्स की सिस्टम हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज अवर ट्रायंगुलेशन सिस्टम, जिसके अंदर हम लोग बड़े एरिया को ट्रायंगल्स में कवर कर रहे हैं एक प्राइमरी ट्रायंगल में, फिर प्राइमरी ट्रायंगल्स को सेकेंडरी ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं, सेकेंडरी ट्रायंगल को टर्शियरी ट्रायंगल में डिवाइड कर रहे हैं. इस प्रकार से पूरा जो बड़ा एरिया है हमारा वो छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएगा, ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलैटरल्स में. और फिर वो पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल्स के अंदर उतनी ही एरर आप कंट्रोल कर सकते, और ऐसा करके हर एक ट्रायंगल में आपने एरर कंट्रोल कर लिए तो लार्जर एरिया के लिए आपकी एरर जो है वो बड़ी नहीं होगी. एंड दैट इज द एडवांटेज वी आर गेटिंग विद द यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगुलेशन. तो इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल हम याद रख रहे हैं, दैट इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी बड़े पार्ट को छोटे पार्ट में डिवाइड करके फिर छोटे पार्ट का सर्वे करके ऐसा करके बड़े पार्ट का सर्वे हम लोग कर रहे हैं. So that advantage we are getting here. And then for all this you require the skill, experience and the judgment. आपको फील्ड में जाने के बाद में एक्सपीरियंस लगेगा कि कहाँ पे मैंने कौन सा स्टेशन सिलेक्ट करना चाहिए, या कौन सी एरिया को मैं मेरी बेसलाइन कहाँ से जानी चाहिए, या फिर कौन से ट्रायंगुलेशन फिगर मैंने इस्तेमाल करने चाहिए, ऑल दैट. सो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्किल. देन ये सारा करते समय हमको टेक्निकल हमको चीजें समझ गए, बट यू हैव टू फॉर्मुलेट दैट इकोनॉमी एंड द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रायंगुलेशन सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंट रिकॉग्नाइजेंस. जितना अच्छा रिकॉग्नाइजेंस सर्वे करके आप ट्रायंगुलेशन स्टेशन लोकेट करने की कोशिश करेंगे उतनी आपका खर्चा बच सकता है. नहीं तो आपने एकदम रिमोट प्लेस में एकदम बड़े ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लोकेशन पे आपने यदि स्टेशन ले लिया और वो इनएक्सेसिबल है, तो वहाँ पे जबरदस्ती आपको कैसे तो भी इंस्ट्रूमेंट जाके एंगल मेजरमेंट करने के लिए, डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए जाना पड़ेगा. सो दैट विल बी कॉस्ट बढ़ जाएंगी हमारी सर्वे की. सो दैट शुड नॉट हैपन. सो फॉर दैट पर्पज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिकॉग्नाइजेंस सर्वे. आपको अच्छी तरह से थरोली कर लेना चाहिए, एंड देन ओनली यू कैन डिसाइड द ऑल द ट्रायंगुलेशन स्टेशंस एंड द पॉइंट. देन एग्जामिनेशन ऑफ द कंट्री टू बी सर्वेड. ये जो है ये हमारा रिकॉग्नाइजेशन का सबसे बड़ा काम है कि जहाँ पे यानी हम लोग यहाँ पे कंट्री की बात कर रहे हैं तो पूरे कंट्री का ओवरऑल सिनेरियो आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. दैट इज वन पार्ट ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन सर्वे. देन सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल साइट्स फॉर द बेस लाइन. ये रिकॉग्नाइजेशन सर्वे में सबसे मेन काम होता है कि मुझे बेस लाइन कहाँ से ले जानी चाहिए. जो बेस लाइन है वो प्लेन एरिया में से यदि जाती है तो उसका मेजरमेंट एक्यूरेटली कर सकते हैं. वो एक्सेसिबल एरिया है वहाँ पे आपको चेन या टेप या फिर टोटल स्टेशन या फिर ऐसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आपको लेके जाने हैं, तो वहाँ पे रास्ता भी होना चाहिए. ऐसे सारे एरिया में से ही आपके बेसलाइन जाने चाहिए. नहीं तो आपने ऊंची पहाड़ी दिख रही है, इधर एक ऊंची पहाड़ी दिख रही है, उसके ऊपर स्टेशन ले लिया और उसी को बेसलाइन बना दिया, और फिर आपको पता चला कि बीच की वैली एकदम डीप है, तो वहाँ पे आपको बेसलाइन का मेजरमेंट करने के लिए तकलीफ आ रही, या फिर दोनों स्टेशन की इंटरविजिबिलिटी में भी प्रॉब्लम आ रहा है बिकॉज दे आर ऑन द कर्वेचर ऑफ द अर्थ. सो ऑल दैट प्रॉब्लम शुड नॉट कम. ये नहीं होना चाहिए. इसके लिए हमको यह भी देखना है
कि सुटेबल साइट फॉर द बेस लाइन शुड बी आइडेंटिफाइड, दैट वे ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। देन सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल पोजीशन फॉर द ट्रायंगुलेशन स्टेशन, जैसा बेस लाइन का है कि बेस लाइन आपकी प्लेन एरिया में से यदि जाएगी, अनड्यूलिंग टोपोग्राफी नहीं चाहिए, वहां पे अप्रोक्सीमेटली एक एक्सेसिबल एरिया पाई चाहिए। तो जैसा कि एक बड़ा रोड है या बीच बीच के रोड्स या प्लेन ग्राउंड्स वगैरह जो ऐसे कवर करके, ऐसा कौन सा एरिया है वो आपको एरियल व्यू से देखना पड़ेगा थोड़ा सा, कि मेरी बेस लाइन का मेजरमेंट आसान हो। इसके लिए बेस लाइन मेरी कहाँ से कहाँ रहेगी और उसके जो 2 स्टेशन रहेंगे वो कहाँ रहेंगे, इसको मुझे थोड़ा अच्छा स्मार्टली डिसाइड करना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंगली इफ यू फाइनलाइज द ट्रायंगुलेशन स्टेशन, तो फिर आपको सर्वे करने के लिए जो एग्जैक्ट फील्ड सर्वे रहेगा आपका, या जो भी आपका एरर कंट्रोल के लिए आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना है, उसमें आपको आसानी होगी। देन द डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटर विजिबिलिटी एंड द हाइट ऑफ द स्टेशन, ये और एक इंपॉर्टेंट इशू है, आगे आने वाला है हमारे पास में। अब समझ लो फॉर एग्जांपल हमारे एरिया में सर्वे करने के लिए हमने वो कोंडेश्वर की पहाड़ी के ऊपर एक ट्रायंगुलेशन स्टेशन का बनाने का सोच लिया, दूसरा स्टेशन आपने बना लिया माल टेकड़ी के ऊपर, और तीसरा बना लिया आपने नेर पिंगड़ा की टेकड़ी के ऊपर। सो 3 अलग अलग लोकेशन के ऊपर, तीनों भी टेरेन ऊंचाई पर है, तो तीनों जगह पे आपने 3 अपने स्टेशन ले लिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो तीनों स्टेशन आपके सुटेबल हो सकता है वैसा लगता हमको नीचे से घूमने के बाद में कि भाई वहां से मुझे, लेकिन आपको कोंडेश्वर के टेकड़ी के ऊपर जाके देखना पड़ेगा कि माल टेकड़ी का टॉप दिखता है कि नहीं दिखता है करके। सो देयर आर कंस्ट्रेंट एंड दैट इज कॉल्ड एज इंटर विजिबिलिटी। इंटर विजिबिलिटी बोले तो एक ट्रायंगुलेशन स्टेशन से दूसरा ट्रायंगुलेशन स्टेशन विजिबल होना चाहिए, वो नीचे हो चाहे ऊपर हो। अब ये दोनों में का डिस्टेंस यदि 15 किलोमीटर है कोंडेश्वर का और माल टेकड़ी का, तो उसके अंदर अर्थ का कर्वेचर आ गया, तो यहां पर ये टेकड़ी ऊंची दिख रही, इधर ये टेकड़ी ऊंची दिख रही, लेकिन कर्वेचर के हिसाब से देखेंगे तो हो सकता है यहां से टॉप इसका ना दिखे, हमको मालूम नहीं है। बट दैट ऑल्सो वी हैव टू इंश्योर। तो जितने भी ट्रायंगुलेशन स्टेशन हम लोग ले रहे, उसके लिए हम लोग एक क्राइटेरिया तो रखते ही रखते हैं कि उसका जो टॉप है वो इंटर विजिबल रहना चाहिए, इसलिए हिल के ऊपर ही हम लोग हमारे मेन ट्रायंगुलेशन स्टेशन लेते हैं। लेकिन वहां से आपको जाके देखना पड़ेगा कि टेलीस्कोप से जाके कि वह इंटर विजिबिलिटी है कि नहीं। आपको थियोडलाइट से या टोटल स्टेशन के टेलीस्कोप से आपको हाई रेंज टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके देखना पड़ेगा कि वहाँ का ऑब्जर्वेशन, वहाँ का रेंजिंग रॉड एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का दिखता कि नहीं दिखता करके, क्योंकि आपको इंक्लूड एंगल गिनना है। तो आपको एक स्टेशन पे रेंजिंग रॉड और दूसरा यहाँ पर रेंजिंग रॉड, और दोनों स्टेशन से विजिबिलिटी लेके फिर इंटरनल एंगल गिनना पड़ेगा, और इसके लिए इंटर विजिबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो रिकॉग्नाइजेंस सर्वे में हम जब स्टेशन का डिसीजन ले रहे हैं तो आपको ये भी देखना चाहिए कि यहां से ये स्टेशन दिखेगा कि नहीं दिखेगा। सिर्फ ऊंचाई पे है इसलिए आपने स्टेशन ले लिया, ऐसा जरूरी नहीं है। तो बेस लाइन भी बराबर आनी चाहिए, प्लेन ग्राउंड में से जानी चाहिए, इंटर विजिबिलिटी भी होनी चाहिए, एक्सेसिबल एरिया होना चाहिए, वहां पे हमको सर्वे करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ले जाते आने चाहिए। ये सारी चीजें हमको वहां पर देखनी पड़ेगी। एंड देन कलेक्शन ऑफ द मिसलेनियस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन ऑफ द वाटर, फूड एंड लेबर गाइड्स ईटीसी, ये सारा भी देखना पड़ता है हमको रिकॉग्नाइजेंस सर्वे में। क्या क्या है तो पानी, खाना और मजदूर, और हमारे अदर हमको रास्ता दिखाने वाले वहां के कोई लोकल गाइड्स होंगे, क्योंकि बड़े एरिया का सर्वे करना है, आपको वहां पे जाना है तो सारा एरिया आपको मालूम नहीं होगा, और कौन से हिल पे पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता आसान है ये भी हमको मालूम नहीं होगा। तो इसके लिए हमें वहां के लोकल गाइड्स की मदद लेनी पड़ सकती। तो रिकॉग्नाइजेंस सर्वे में हमको ये भी पता करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से जगह पे आपको गाइड की जरूरत पड़ने वाली है, कितने गाइड लगने वाले हैं। उसके बाद में स्टेशन वहां पे जाके खड़ा करना है, वहां पे इंस्ट्रूमेंट लेके जाना है, तो साथ में आपको स्टैंड, उसका इंस्ट्रूमेंट का बॉक्स एंड सम अदर इंस्ट्रूमेंट और फूड और पानी भी ले जाना पड़ेगा सर्वे करते समय। तो उसके लिए भी फिर आप कहाँ से व्यवस्था लेके जाने वाले। सो यू हैव टू इंश्योर दैट ट्रायंगुलेशन स्टेशन से एक स्टेशन भी यदि हम लोग खड़े रहते तो आजू बाजू में कम से कम 5-6 स्टेशन हमारे एक्सेसिबल रहते ऊंचाई वाले पहाड़ी से। तो वहां पे आपको कम से कम 5 या 6 एंगल लेने पड़ेंगे ट्रायंगुलेशन के लिए। तो इतने देर तक आपको वहां पे रुकना है, और वहां से इंटर विजिबिलिटी का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कम्युनिकेशन करके सामने को बताना पड़ेगा कि आपका रेंजिंग रॉड कहाँ पर है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, या फिर बीच में झाड़ियाँ आ गई, या विजिबिलिटी नहीं है, या फिर फॉग आ गया। सो अलग अलग डिफरेंट रीजंस भी हो सकते। तो इसके लिए कम्युनिकेशन के लिए फिर वहाँ पे आपके पास बैटरी बैकअप या इलेक्ट्रिक सप्लाई, या फिर कम्युनिकेशन के लिए सेलफोन, और या फिर वायरलेस इंस्ट्रूमेंट, या व्हाट एवर अवेलेबिलिटी इज देयर, ये सारी हमको चीज़ें इंश्योर करनी पड़ेगी। तो रिकॉग्नाइजेंस सर्वे में हमको ये भी देखना है कि आपको जहाँ पे भी सर्वे करने के लिए जाना है ट्रायंगुलेशन स्टेशन के ऊपर, वहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था कैसी करेंगे, यदि वहाँ पे रुकने का काम पड़ा तो रुक सकते हैं क्या,
शेल्टर वहाँ पे है क्या, कोई टेम्पररी शेल्टर बनाना है तो उसके लिए भी सामान ले जाना पड़ेगा, या फिर आपको खाना ले जाना पड़ेगा वहाँ पे कि वह ड्राई फ्रूट्स है, आइटम्स ऐसे हम लोग कैसे कर सकते, कितना देर लगेगी चढ़ने के लिए उतरने के लिए, क्योंकि टेरेन के ऊपर है, वहाँ पर व्हीकल पहुँचता कि नहीं पहुँचता, पैदल जाना पड़ेगा कि लैडर इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी डिफिकल्टी हमको सोचनी पड़ेगी। एंड देन वी हैव टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज, ये सारा हमारे पास कैसे अवेलेबल हो सकता, नहीं तो फिर कहाँ से अवेलेबल हो सकता, या फिर डिफिकल्टी ज़्यादा है तो दूसरे स्टेशन पे हम लोग कैसे इसको आसान कर सकते, ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। एंड दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द रिकॉग्नाइजेंस सर्वे। उसके बाद में फिर एग्जिस्टिंग मैप शुड बी यूज। ये सारा करने के लिए पहले यदि कोई एग्जिस्टिंग मैप का वहाँ का रफ मैप या पुराना मैप ऐसा कुछ आपको मिलता है तो उसको आपको ऑफकोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि उससे आपको आसानी होगी कि मेरे मेजर ट्रायंगुलेशन स्टेशंस कहाँ होंगे, फिर सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन कहाँ होंगे, फिर टर्शरी कहाँ पे होंगे, कहाँ से मैं बेसलाइन ले सकता हूँ, कौन से रास्ते हैं, कहाँ से जा सकते हैं हम लोग, एक्सेसिबल एरियाज कहाँ पर है, इंटर विजिबिलिटी है कि नहीं है, तो ये पुराने मैप को भी रेफर करके हम लोग थोड़ा सा काम आसान कर सकते। तो ये सारे जो वर्क है, ऑल दीज वर्क्स दे कम्स अंडर द रिकॉग्नाइजेंस फॉर ट्रायंगुलेशन। तो ट्रायंगुलेशन सर्वे स्टार्ट करने के लिए ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पहले करनी पड़ेगी। देन यू कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वर्क ऑफ द ट्रायंगुलेशन सर्वे। अब जैसा हमने ट्रायंगुलेशन में देखा, तो रिकॉग्नाइजेंस के बाद में फिर आपने यदि डिसाइड कर लिया ट्रायंगुलेशन स्टेशंस, तो वो स्टेशन पे आपको इस प्रकार से ऐसे कंक्रीट का एक पैड है और उसके ऊपर एक कंक्रीट का कॉलम या पिल्लर, और उसको व्हाइट और कलर करके उसके ऊपर आप लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, लोकेशन वगैरह इंफॉर्मेशन लिखते आने चाहिए। इस प्रकार से ऐसे हमको परमानेंट स्ट्रक्चर वो स्टेशन के ऊपर कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। तो आपको ये भी देखना है कि यदि ऐसा परमानेंट मार्किंग करना है तो फिर उसके लिए सीमेंट, कंक्रीट, गिट्टी, रेती, लोहा, मजूर, जो भी पानी जो भी लगता वो वहां पर कैसा ले जाने वाले हम लोग, क्या प्रीकास्ट वाले ऐसे जो आइटम है वो यूज करेंगे, उसको वहां पे चढ़ाएंगे और वहां पे परमानेंट स्टेशन का मार्किंग करेंगे। सो फॉर दैट टाइप ऑल दैट वी हैव टू टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द रिकॉग्नाइजेशन सर्वे। तो ट्रायंगुलेशन स्टेशन हमको इस प्रकार से कर सकते, या फिर इस प्रकार से भी ऐसे पिल्लर जो है वो हम लोग यहाँ पर बना सकते कंक्रीट के, इसके अंदर आपको पोल रखने के लिए भी यहाँ पे ऐसा होल बने वाला है। सो इनटू दैट आल्सो यू कैन इरेक्ट द योर सिग्नल और रेंजिंग रॉड और सम ऑफ द पोल और ऑल दिस थिंग्स। तो ट्रायंगुलेशन स्टेशंस आपको ऐसे इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, पर्टिकुलरली प्राइमरी ट्रायंगुलेशन स्टेशन, उसके बाद में फिर सेकेंडरी कर सकते हैं आप, और उसके बाद में फिर टर्शरी कर सकते हैं। सो दैट व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट द फील्ड सर्वे, तो आपको वो स्टेशन कहाँ पर है वो दिखना चाहिए जो आपने पहले ही ट्रायंगुलेशन के फ्रेमवर्क में डिसाइड कर लिया है। सो फॉर दैट यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एट द ट्रायंगुलेशन स्टेशन। तो ऐसे जो ट्रायंगुलेशन स्टेशंस है इसको सिलेक्शन करना सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैंने ट्रायंगुलेशन स्टेशंस कहाँ बनाने चाहिए। अब ये बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रायंगुलेशन स्टेशन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो फर्स्ट क्राइटेरिया दैट इज स्टेशन शुड बी इंटरविजिबल एंड प्लेस अपॉन द एलिवेटेड ग्राउंड। जैसा कि मैंने बताया कि मैक्सिमम ट्रायंगुलेशन स्टेशंस आपके हिल्स के ऊपर होंगे, क्योंकि उसकी इंटरविजिबिलिटी आपको आसानी से मिल जाती है। इंटरविजिबिलिटी, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी का स्टेशन जो है हमको आसानी से दिख सकता है, ऑब्जर्वेशन लेने के लिए हमको सुविधा होती है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरविजिबिलिटी आपको पहले देखना है ट्रायंगुलेशन स्टेशन फाइनल करते समय, और ज्यादा से ज्यादा हमारे पॉइंट्स हिल के ऊपर ही रहेंगे। सो दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रायंगुलेशन स्टेशन। देन दे शुड फॉर्म द वेल कंडीशन ट्रायंगल। ये इंपॉर्टेंट है हमारा यहाँ पर कि जो भी स्टेशन आप ले रहे तो उसमें हमने इसके पहले भी देखा कि भाई ट्रायंगुलेशन फिगर जो है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा वेल कंडीशन ट्रायंगल होने चाहिए, नहीं है तो फिर आइसोस्केल ट्रायंगल होने चाहिए, और फिर नहीं है तो फिर हम लोग इक्विलैटरल, अनइक्विलैटरल साइड्स वाले, अलग अलग साइड्स वाले फिर ट्रायंगल्स के फिगर हम लोग वहां पर बना सकते। बट ऑल दैट ऑल्सो यू हैव टू इंश्योर, तो आपके जो ट्रायंगल्स है वो ट्रायंगल्स के जो एंगल है वो 30 डिग्री से छोटे नहीं होना चाहिए या फिर 120 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंगली वी हैव टू सी दैट कि मैंने ट्रायंगुलेशन स्टेशन कहाँ लेना, ताकि मेरा जो ये एंगल है, इंटरनल एंगल ऑफ द ट्रायंगल्स, वो 30 से कम नहीं हो, 120 से ज्यादा ना हो, तो वेल कंडीशन ट्रायंगल वाली जो कंडीशन है वो हम लोग आसानी से मेंटेन कर पाएंगे। तीसरा सिलेक्शन क्राइटेरिया है हमारा, वो है इजीली एक्सेसिबल। ये मैंने भी बताया कि आपको
ट्रायंगुलेशन स्टेशन के ऊपर जाके हमको आजू बाजू के दूसरे स्टेशन के लिए ऑब्जर्वेशन लेने पड़ेंगे, पर्टिकुलरली इंक्लूडेड एंगल गिनने पड़ेंगे, और बेस लाइन के यदि स्टेशन है तो वहाँ पे डिस्टेंस भी गिनना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन के लिए विजिबिलिटी लगेगी, और वहाँ पर जाके फिर आपको वहाँ से दूसरे पॉइंट के लिए ऑब्जर्वेशन लेना है। तो ऐसे हिल एरिया पे आपको चढ़ना पड़ेगा ऊपर। तो उसके लिए वहाँ पे ऊपर चट्टान के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए आपको रास्ता है कि नहीं है, वहाँ पे ऊपर में प्लेन जगह है कि नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पर जाने के बाद में फिर आपको साथ में खाना लेके जाना पड़ेगा, पानी ले जाना पड़ेगा, वहाँ पे आजू बाजू में रुकने के लिए कुछ बारिश वगैरह रहती है तो शेल्टर वगैरह अवेलेबल है कि नहीं है, ये भी सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू इंश्योर दैट द स्टेशन शुड बी इजीली एक्सेसिबल। ट्रायंगुलेशन स्टेशन जहाँ पे भी लोकेट करने वाले हैं वो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। देन फोर्थ क्राइटेरिया इज लेंथ ऑफ द साइट शुड नॉट बी टू शॉर्ट और टू लॉन्ग। ऑफ कोर्स ये तो वैसी कंडीशन फुलफिल होने वाली है कि आपने वेल कंडीशन ट्रायंगल बनाने की कोशिश की, तो जो ट्रायंगुलेशन स्टेशन है एकदम दो स्टेशन पास पास में ले लिए और तीसरा एकदम लंबा ले लिया, तो ऐसा टैपर्ड आइसोस्केल ट्रायंगल बन जाएगा आपका। तो ऐसी केसेस हमको ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करनी है। लेकिन यदि टोपोग्राफी वेरिंग है तो फिर आप उसके अंदर और एक छोटे ट्रायंगल्स का पार्ट कर दो, लेकिन एकदम ऐसे टैपर्ड ट्रायंगल्स नहीं बनाने हमको। सो वी हैव टू सी दैट द लेंथ ऑफ द साइड शुड नॉट बी टू शॉर्ट और टू लॉन्ग, यानी अपने को वेल कंडीशन ट्रायंगल बनाने के लिए ही थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। सो दैट इज द नेक्स्ट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रायंगुलेशन स्टेशन। उसके बाद में फिर यहां पर है नेक्स्ट हमको देखना है, दैट इज दे शुड बी इन कमांडिंग सिचुएशन टू द फ्यूचर सब्सिडी ट्रायंगुलेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी एक पर्टिकुलर एरिया का आपने समझ लो ट्रायंगुलेशन स्टेशन के लिए स्टेशन डिसाइड कर दिए और बाद में आपको पता चला कि नहीं अभी उसको और आगे के एरिया में भी एक्सटेंड करना है भाई, तो वो ट्रायंगुलेशन स्टेशन से आपको दूसरे आगे के एरिया के लिए एक्सटेंड करना है, तो वो जो ट्रायंगुलेशन स्टेशन है वो आपको इस्तेमाल होना चाहिए। वहां से आगे एक्सटेंशन करने के लिए दूसरे तरफ का एरिया भी यदि विजिबल है आपके लिए तो और ज्यादा अच्छा है। तो जो भी ट्रायंगुलेशन स्टेशन लेंगे ये हमारे कमांडिंग सिचुएशन में रहने चाहिए, ताकि वहां से हम लोग मैक्सिमम सर्वे का कंट्रोल जो है वो आसानी से कर पाए। सो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग। देन फॉर द फॉरेस्ट्री एरिया कॉस्ट ऑफ द क्लियरिंग, कटिंग एंड बिल्डिंग द टावर शुड बी मिनिमम। ये भी और एक हमको सिलेक्शन क्राइटेरिया रखना पड़ेगा। यदि आपने जहां पे भी स्टेशन बनाने की कोशिश की और वहां पे यदि फॉरेस्ट एरिया है तो आप तो हिल के ऊपर जाके स्टेशन बना देंगे, लेकिन वहां से जब आपको दूसरे स्टेशन को देखना है तो आपको पता चला कि वहां पे बहुत सारे झाड़ है, बड़े बड़े झाड़ है, तो 6 मीटर 8 मीटर तक होंगे, तो झाड़ों की वजह से आप तो देख ही नहीं पाएंगे। अब हमारा रेंजिंग रॉड तो 1 मीटर का रहता, 3 मीटर का रहता, या फिर टेलीस्कोप रहेगा आपकी ऊंचाई स्टैंड की भी वो भी 2 मीटर तक का रहेगी। तो हम लोग ग्राउंड के ऊपर खड़े रहने के बाद में आपको फॉरेस्ट के विजिबिलिटी के वजह से, झाड़ों के वजह से विजिबिलिटी आपके हैम्पर नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो फिर आपको वो जो आगे का स्टेशन है वो देखने के एरिया में जो झाड़ आने वाले हैं वो झाड़ों को काटना पड़ेगा। सो दैट इज ऑल्सो द रिक्वायरमेंट। तो कॉस्ट ऑफ द कटिंग एंड क्लियरिंग, अभी आपको जंगल में से आपकी बेसलाइन जा रही, तो मेजरमेंट लेने के लिए आपको वहां से एक्सेसिबल करना है, तो वहां पे जो भी बुशेस ट्रीज वगैरह जो है ऐसा एरिया है तो हो सकता है आपको उसको काटना पड़े। तो आपके लिए फिर वहां पे कॉस्ट ऑफ क्लियरिंग एंड कटिंग ऑफ द ट्रीज एंड द बिल्डिंग द टावर्स, ये भी हमारी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ये भी हमको सोचना है कि जब हम लोग ट्रायंगुलेशन स्टेशन का सिलेक्शन कर रहे हैं तो हमारी ये जो कास्ट है ये भी कम होनी चाहिए, और ट्रायंगुलेशन स्टेशन के ऊपर आपका टावर बनाने का खर्चा जो है वो भी कम होना चाहिए। एंड देन अनदर इज द लाइन ऑफ साइट डू नॉट पास ओवर द टाउन। ये इंपॉर्टेंट है, टाउन या फैक्ट्री। यानी अभी फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि भाई एक स्टेशन मैंने कोंडेश्वर के हिल पे ले लिया और दूसरा स्टेशन मैंने इधर माल टिकड़ी पे ले लिया, और अब वहाँ से मेरी सर्वे लाइन जा रही है ऊपर से, तो वो तो इमेजिनेशन में सर्वे लाइन है हमारी, हवा में है, वो डिस्टेंस हमको गिनना पड़ेगा। अब यदि वहाँ से उसके ऊपर आपके नीचे में फैक्ट्री आ गई वो सर्वे लाइन के नीचे, या एक शहर आ गया, तो शहर में हमारा जो एक्टिविटीज चलती रहती है उसके वजह से जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर रिफ्रैक्शन आता है। तो जब आप दूरबीन से देख रहे हो तो बिकॉज ऑफ दैट रिफ्रैक्शन यूर लाइन ऑफ साइट डिफ्लेक्ट्स। तो लाइन ऑफ साइट हमारी जो है इंस्ट्रूमेंट से, टेलीस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट से हम लोग जो देख रहे हैं वो डिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। तो शहरी एरिया के ऊपर या फिर फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है, एंड टू अवॉइड दैट इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन यू हैव टू सी दैट व्हाटएवर द बेसलाइन यू आर कंसीडरिंग,
तो बेस लाइन हमारी टाउन या फैक्ट्री के ऊपर से पास नहीं होनी चाहिए, सो दैट यू कैन मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। सो इस प्रकार से इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे जब आप एक ट्रायंगुलेशन स्टेशन को डिसाइड करेंगे कि मेरा यहां पर ट्रायंगुलेशन स्टेशन होना चाहिए। सो यू हैव टू यूटिलाइज द चेक लिस्ट, एंड एज पर दिस चेक लिस्ट यू कैन चेक एवरी आइटम दैट एंड हाउ दैट स्टेशन इज सुटेबल। ऐसा फिर अलग अलग 2-3 लोकेशन का कंपैरिजन करके जो बेस्ट सुटेबल ट्रायंगुलेशन स्टेशन है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सो लाइक वे दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव टू रिमेंबर फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रायंगुलेशन स्टेशन। अब ये सिलेक्शन यदि हो गया तो फिर हम आगे बढ़ना पड़ेगा हमको, एंड नेक्स्ट दैट वी हैव टू सी दैट कि आपका जो स्टेशन है वहां पे आपने इस प्रकार से ऐसे ट्रायंगुलेशन के स्टेशंस आपको कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे या प्रीकास्ट वाले आपको वहां पर एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, तो आपके ट्रायंगुलेशन स्टेशन जो है वो फिक्स हो जाएंगे। लेकिन और एक हमको प्रॉब्लम आने वाली है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट रहता है टेलीस्कोप का, थियोडलाइट का इंस्ट्रूमेंट या फिर आपका रेंजिंग रॉड, ये 2 मीटर या 4 मीटर का होता है। तो यदि आपने एक पहाड़ी के ऊपर इंस्ट्रूमेंट को रखा और दूसरे पहाड़ी के ऊपर रेंजिंग रॉड रखा, तो कोंडेश्वर के पहाड़ी से माल्टीगढ़ी समझ लो दिखती भी होंगे, लेकिन रेंजिंग रॉड दिखना चाहिए आपको ऑब्जर्वेशन के लिए। या फिर लेवलिंग स्टाफ रखा आपने, तो लेवलिंग स्टाफ पे का रीडिंग भी देखते आना चाहिए। पावरफुल टेलीस्कोप आपके पास में है, लेकिन आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि बीच में वहां पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, तो आपके वहां पे फॉग या फिर रिफ्रैक्शन, इस प्रकार से विजिबिलिटी ऑफ जो है वो हमारी डाउन नहीं होनी चाहिए और क्लियरली विजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन अपने को ऑब्स्ट्रक्शन तो ये आएगा कि वहां पर आजू बाजू में आपके पेड़ रहेंगे। कोई भी हिल के ऊपर यदि आप ट्रायंगुलेशन स्टेशन लेते हो तो उसके आजू बाजू में तो पहाड़ी और झाड़ तो होंगे ही, कम से कम 2, 3, 4 मीटर के ऊंचे वाले झाड़ होंगे। तो जब आप दूसरे स्टेशन को देखने जाएंगे तो सबसे पहले तो सामने के झाड़ ही आपको आड़े में आएंगे। एकदम स्टेशन यहां पर है, उसके बाजू का जो झाड़ है वही आपको ऑब्स्ट्रक्शन करेगा विजिबिलिटी में। तो ऐसे समय पे हमारे पास सोल्यूशन क्या है फिर? तो एक ट्रायंगुलेशन स्टेशन से दूसरा ट्रायंगुलेशन स्टेशन तो विजिबल तो होना ही चाहिए। तो फिर आपको वो पेड़ों के ऊपर निकलना पड़ेगा, तब जाके ऊपर से दूसरे जगह का लोकेशन आपको दिखेगा। अब यदि ऐसा करना है तो फिर आसान तरीका हमारा जो सर्वे में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है कि वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगुलर स्टेशन टावर। हमको टावर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ट्रायंगुलेशन टावर। तो आपका जो बेस है वहां पे आपको ये ऐसे कंक्रीट के हमने ऐसा बेस बना के ये वाला ऐसा सेंटर पॉइंट जो है ट्रायंगुलेशन स्टेशन का वो मार्क कर दिया, और ये डायरेक्शन भी दिखा दी कि वो आपकी सर्वे लाइन, एक लाइन इधर जा रही, दूसरी लाइन इधर जा रही और तीसरी लाइन इधर जा रही करके। लेकिन ये जो स्टेशन है इसके ऊपर आपका एग्जैक्ट इंस्ट्रूमेंट लगना चाहिए। अब जमीन पे रखेंगे तो आपको आजू बाजू के झाड़ों के वजह से दूसरा स्टेशन दिखाई नहीं देगा। तो फिर आसान तरीका क्या है कि इस प्रकार से यहां पे ये जो बेस है आपका, ये वाला है ग्राउंड पे आपका बेस, इसके ऊपर आप ऐसा एक टावर खड़ा करेंगे। अब ये टावर के ऊपर यहां पर आपका बेस है और ये बेस के ऊपर आपको यहां पे खड़ा रहना पड़ेगा, ये आपका सर्वेयर, और यहां पे आप रेंजिंग रॉड यूज कर सकते। और यहां पे आपका ये 2 मीटर बाय 2 मीटर का कम से कम मिनिमम 2 मीटर बाय 2 मीटर का प्लेटफॉर्म, और उसके ऊपर से फिर आप दूसरे स्टेशन को देख सकते। अब यहां पे जो आपका इंस्ट्रूमेंट रखने की लोकेशन या फिर आपका जो रेंजिंग रॉड रखने की लोकेशन है वो एग्जैक्टली आपके जो नीचे का ग्राउंड पॉइंट है उसके ऊपर ही आनी चाहिए। और वो यदि आने के लिए आपको यहां पे ये ऐसा डबल टावर इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो इसके अंदर एक बाहर से टावर है और एक इसके अंदर से भी टावर है। अंदर का जो टावर है वो एग्जैक्टली स्टेशन के ऊपर से लोकेशन देने के लिए है, और इसको फिर अंदर से चढ़ने के लिए आपको ऐसी अलग अलग सीढ़ियां भी दी है, ताकि आप लोग एक बेस यहाँ पर है, एक बेस यहाँ पर है, यहाँ से एक सीढ़ी इधर जा रही, फिर यहाँ से ये सीढ़ी जा रही है बेस के ऊपर, ये दूसरी सीढ़ी ऐसी जा रही, फिर यहाँ पर एक बेस है और फिर यहाँ पे एक सीढ़ी है, फिर यहाँ से यहाँ पर आ गया, फिर ये बेस से यहाँ पे आ गए और ये बेस से हम लोग यहाँ पे आ गए। तो ऐसा करके आपको अंदर से सीढ़ी भी लगेगी वहाँ तक चढ़ने के लिए, और अलग अलग लेवल पे आपको बेसेस भी लगेंगे थोड़े से, और वहाँ पे टॉप के बेस के ऊपर आपको इंस्ट्रूमेंट रखना और सर्वेयर को खड़े रहने का, या साथ में आपका एक असिस्टेंट रहेगा उसको भी खड़ा रखने का। इसके लिए आपको ऐसे स्टील टावर्स ये कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे, ताकि आपका आप पूरे जो झाड़ वगैरह इसके ऊपर निकल गए आप, और फिर यहां से आपको दूसरा स्टेशन जो है वो आसानी से दिखेगा। तो ट्रायंगुलेशन सर्वे के अंदर आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसे टावर्स भी इरेक्ट करने पड़ सकते हैं। इसका भी जायजा आपको रिकॉग्नाइजेशन सर्वे में लेना पड़ेगा, ताकि आपको टावर के लिए फिर आपको यहाँ पे ये ऐसे जो पूरे स्टील के
सेक्शंस जो है एंगल्स, ये वाले रेडीमेड वाले वहाँ लेके जाने पड़ेंगे और उसको नट बोल्ट से ज्वाइन करके वहाँ पे टावर खड़ा करना पड़ेगा और उसके अंदर से सीढ़ी वगैरह सब लगानी पड़ेगी और तब जाके फिर वहाँ पे टावर खड़ा होगा। उसके ऊपर आप इंस्ट्रूमेंट को चढ़ाना पड़ेगा आपको, सर्वे का इंस्ट्रूमेंट, और फिर वहाँ से आपको सर्वे के लिए ऑब्जर्वेशन लेने पड़ेंगे, एंगल के बोलो या फिर लेंथ ऑफ साइड वगैरह, ऑल दिस थिंग्स। सो फॉर द पर्पज ट्रायंगुलेशन सर्वे जो करने के लिए जो स्टेशंस है वहाँ पे आपको एक तो बेस पे वहाँ पे पहले परमानेंट मार्किंग करना पड़ता है कि ये वाला ट्रायंगुलेशन स्टेशन है करके, और उसकी जो डायरेक्शंस है वो हम लोग दिखा देते हैं कि भाई सर्वे की डायरेक्शन 3 जो सर्वे लाइन जाने वाली है अलग अलग दूसरे स्टेशन पे वो कौन सी है, और उसके ऊपर आपको ऐसा एक टेम्पररी स्टील टावर, बट परमानेंट ही रहता है वो लेकिन यूज करने के हिसाब से, ऐसा आपको इरेक्ट करते आना चाहिए। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है ट्रायंगुलेशन सर्वे की। अब यहां पर ये तो हो गया आपका ऑब्जर्वेशन लेने के लिए, यानी नीचे बेस में ऐसा है, इसके ऊपर मैंने टावर बनाया, टावर के ऊपर से मैं ऑब्जर्वेशन लेके दूसरे स्टेशन को देख सकता हूं। अब कुछ कुछ जगह पे मुझे ऑब्जर्वेशन लेने के लिए जाना नहीं है क्योंकि मेरा वो टर्शरी या सेकेंडरी स्टेशन है, तो वहां पे तो मुझे टावर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन वहां पे भी ग्राउंड पे मार्किंग तो आपको करना ही पड़ेगा, स्टेशन को मार्क तो करना ही पड़ेगा वहां पे। एंड फॉर दैट पर्पस तो ऐसी जगह पे हमको टावर के बजाय हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा सिग्नल, हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा सिग्नल। तो पहले हम लोग टावर को देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो टावर है ये इस प्रकार से आपका जो टावर है ये पूरा स्टील का टावर रहेगा, इसका जो बेस है इसके ऊपर बाहर से आपका एक सिंपल पहले स्टील का टावर है, और इसके अंदर में फिर आपका एक टावर है, जो टावर आपका वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए है। यहाँ इसके ऊपर आप इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं, उसको खड़ा रह सकते हैं वहां पे उसके लिए। तो यहाँ पे आपके लिए कभी कभी ऐसे ऊपर में कवर भी लगा सकते हैं आप रेनी सीजन के हिसाब से, आपको यहाँ पे रेनी सीजन के हिसाब से यहाँ पे आपको ऊपर से शेल्टर भी लगा सकते हैं, यानी यहाँ से ऊपर से बंद रहेगा वो, और यहाँ से आपको एक्सेसिबल एरिया रहेगा तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपका सेंटर में इंस्ट्रूमेंट का स्क्रीन रहेगा। तो एक अंदर में एक टावर है और बाहर में एक टावर है। तो इस प्रकार से ऐसे टॉप व्यू में देखेंगे तो 2 ट्रायंगुलर टावर दिख रहे हैं अपने। अब ये बाहर का टावर जो है, ये बाहर वाला जो टावर है ये एक टावर हो गया आपका, और एक अंदर वाला एक टावर हो गया। अब ये जो अंदर का बेस है यहाँ पे सेंटर में आपका है ट्रायंगुलेशन का सेंटर, और यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वेशन वाला व्यक्ति खड़ा रह सकता है। सो दिस इज रेफर्ड एज बिबली स्टील टावर। दिस वाज द वन टिपिकल डिजाइन indicated by the scientist Bibli. So this is known as Bibli triangulation tower. तो ये स्टील टावर हम लोग खड़ा कर सकते। अब ऐसे जो टावर है, ये टावर के लिए फीचर्स हमको शॉर्टकट में हम लोग थोड़ा सा देख लेते। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है वो इरेक्टेड ओवर द स्टेशन फॉर द सपोर्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड द ऑब्जर्विंग पार्टी। टावर हम लोग किस लिए बना रहे हैं, तो वहां पे आपको इंस्ट्रूमेंट भी खड़ा रखना है और उसके लिए ऑब्जर्वेशन या सर्वेयर जो है उसको भी खड़े रहने आना चाहिए। सो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग द टावर ओवर द ट्रायंगुलेशन स्टेशन। दूसरा है इट इज प्रोवाइडेड व्हेन द स्टेशन और सिग्नल और बोथ आर टू बी एलिवेटेड। टावर कब बनाते हैं हम लोग, तो मैंने बताया आपको कि वह इंटर विजिबिलिटी नहीं है, मेन स्टेशन है, तो वहां से दूसरा स्टेशन को ऑब्जर्व करना है तो आपको झाड़ों के ऊपर निकलना पड़ेगा, तब जाके आपको दूसरा स्टेशन दिखाई देगा। या दूसरे जगह पे भी आपको एक टावर बनाना पड़ेगा ताकि यह टावर से दूसरा टावर आपको दिखाई दे। सो दैट इज द रिक्वायरमेंट। एंड इनर टावर फॉर द इंस्ट्रूमेंट, इनर अंदर का जो टावर है इसके अंदर का, इसके ऊपर हम लोग इंस्ट्रूमेंट रखते, और जो बाहर का टावर है जो है वो हमारा ऑब्जर्वेशन के लिए रहता है, या फिर हम लोग चढ़ने के लिए वगैरह सीढ़ी की अरेंजमेंट वगैरह वो बाहर के टावर में कर सकते। देन यू कैन कंस्ट्रक्ट दिस टाइप ऑफ टावर इन द मेसनरी, टिम्बर और स्टील। तो लेकिन मेसनरी का टावर तो हम लोग अभी आजकल बनाते नहीं है, टिम्बर भी कॉस्टली पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कि जो स्टील के रेडीमेड सेक्शंस है उसको हमने यदि फोल्डिंग वाला कर लिया तो यू कैन इजीली कैरी आउट द डिफरेंट सेगमेंट एंड यू कैन गो ऑन द टॉप ऑफ द टावर एंड देन यू कैन इरेक्ट द टावर देयर। सो लाइक वे दीज आर द स्टील टावर दैट वी आर यूजिंग फॉर द ट्रायंगुलेशन स्टेशन। तो इसकी हाइट हमारी 10 मीटर या 25 मीटर या 50 मीटर तक हो सकती है। नाउ ये भी हमको देखना पड़ेगा कि वहां पे जो टावर बनाना है वो कितना बनाना पड़ेगा, तो वहां के जो झाड़ों की ऊंचाई है, वहां से एक्सेसिबिलिटी दूसरे स्टेशन की हमको कितनी लेनी है, उसके लिए भी हमको सोचना पड़ेगा। सो देयर इज अनदर वर्क फॉर द सर्वेयर और एज ए सिविल इंजीनियर वी हैव टू आल्सो कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। हमको ऑब्जर्वेशन टावर की हाइट कितनी रखनी पड़ेगी ये भी हमको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगले वाले यूनिट में हम लोग देखने वाले हैं
कि हाइट ऑफ द टावर कैसी कैलकुलेट करने की, कौन से स्टेशन पे कितना ऊंचा टावर हमको खड़ा करना पड़ेगा ताकि विजिबिलिटी हमारी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे बनी रहे. So that will be the one of the challenge that we will see later on. There are some problems we have to solve based on this. And then whatever the tower we are constructing, it should be portable, foldable और the steel tower यदि होता है तो एक टावर का काम होने के बाद में उसको डिसमेंटल करके हम लोग दूसरे लोकेशन पे ले जाके वहां पर भी कर सकते हैं या फिर हम उसको रिटर्न ऑफ भी कर सकते हैं. सो लाइक वे ऑल दैट केयर वी हैव टू टेक while constructing the tower, and the main important purpose of the tower is to ensure the inter visibility between the station. तो एक ट्रायंगुलेशन स्टेशन से दूसरा ट्रायंगुलेशन स्टेशन हमारा विजिबल हो, यहाँ का स्टाफ यहाँ के इंस्ट्रूमेंट से दिखे या फिर यहाँ का स्टाफ यहाँ के इंस्ट्रूमेंट से दिखे. इसके लिए इंटर विजिबिलिटी बनाने के लिए बीच में का रिफ्रैक्शन और झाड़ों का जो भी ये सब ऑब्स्ट्रक्शन है ये सारा क्लियर ऑफ करने के लिए हमको स्टेशन के ऊपर थोड़ा ऊंचे पे इंस्ट्रूमेंट रखना पड़ेगा और वो ऊंचाई पे इंस्ट्रूमेंट रखने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो हमको मिलेगा बिकॉज ऑफ द टावर के वजह से. सो दैट टावर इज वी हैव टू कंस्ट्रक्ट इन द ट्रायंगुलेशन स्टेशन. अब ये हो गया बड़े स्टेशंस के लिए, लेकिन कुछ स्टेशन पे आपको ऑब्जर्वेशन लेने की जरूरत नहीं है. तो ऐसे जगह पे फिर हमको ये जो टावर है इसके जगह पे फिर हमको यूज करने पड़ेंगे सिग्नल. तो जो छोटे वाले होते हैं उसको हम लोग कह रहे हैं सिग्नल. सो सिग्नल फॉर ट्रायंगुलेशन स्टेशन में इसी प्रकार से सिर्फ हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया. इसके नीचे बराबर जो सेंटर है वो सेंटर में हमारा यहाँ पे स्टेशन है. तो ऐसा भी सिग्नल हम लोग इरेक्ट कर सकते या फिर इस प्रकार से भी हमारा देखो यहाँ पर नीचे बेस प्लेट हमने कंक्रीट का कर दिया बराबर बेस और उसके ऊपर हमने ये पॉइंट कर दिया. इसका जो सेंटर है ये आपका लोकेशन आ गया और इसके ऊपर आपकी जो सर्वे लाइन है उसको भी आपने मार्क कर सकते हैं आप इसके ऊपर. सो लाइक वे दिस टाइप ऑफ सिग्नल्स आल्सो यू कैन इरेक्ट. जनरली आजकल तो सभी स्टील स्ट्रक्चर से होता है या फिर उसके बाजू में सिग्नल को आइडेंटिफाई करने के लिए आप ये जो देखो यहाँ पर सिग्नल यहाँ पे नीचे है सेंटर पॉइंट उसका और इसके ऊपर ये मार्क कर दिया आपने और इसके बाजू में आपने एक फ्लैग लगा दिया ताकि वो दूर से थोड़ा सा आइडेंटिफाई होने के लिए आपको आसानी हो. तो इस प्रकार से हमको कुछ सिग्नल्स भी बनाने पड़ेंगे. लेकिन सिग्नल्स हमको सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए है कि वहां जाने के बाद में आपको यदि एक्सेसिबल एरिया है वहां पे झाड़ी वगैरह नहीं है तो डायरेक्ट आपको सिर्फ सिग्नल के ऊपर आप इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं या फिर स्टाफ पकड़ सकते और दूसरे जगह से उसको ऑब्जर्व कर सकते. तो उसके लिए फिर ऐसे लोकेशन ऐसे स्टेशन के ऊपर आपको सिग्नल इरेक्ट करने पड़ेंगे, सिग्नल कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे या सिग्नल एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे. और यदि नहीं तो बाकी जगह पे आपको फिर ट्रायंगुलेशन सर्वे के लिए टावर बनाने पड़ेंगे. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिग्नल, a signal is a device erected to define the exact position of the observation station. ये मैंने बताया कि ऑब्जर्वेशन स्टेशन कौन सा है उसको मार्क करने के लिए जो स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज सिग्नल. तो ये ऐसा हो सकता है, ये वुडन का भी कर सकते हैं हम लोग या फिर स्टील का भी कर सकते हैं. उसके ऊपर आप रेंजिंग रॉड या फिर आपका बैंड वाला ऐसा मार्किंग वाला पोल ये भी कर सकते हैं या इस प्रकार से आप उसके ऊपर ऐसी प्लेट्स भी लगा सकते हैं. ये प्लेट्स के ऊपर आप कुछ आपका लोकेशन, नाम, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, हाइट, अल्टीट्यूड या स्टेशन का नाम वगैरह ऐसा कुछ मेंशन करना है तो वो भी आप उस स्लेट्स के ऊपर मेंशन कर सकते. तो इस टाइप के छोटे वाले स्ट्रक्चर ये आपको सभी पॉइंट्स के करीब करीब सभी पॉइंट के ऊपर आपको करने पड़ेंगे. आइदर दिस वे और यू कैन हैव ए सिंगल पोल ऑल्सो. सिर्फ पोल भी आप कंक्रीट के बेस के ऊपर खड़ा कर सकते जो कि कोई आसानी से उसको तोड़ ना पाए और वो परमानेंटली आइडेंटिफाई हो जब तक आपका पूरे ट्रायंगुलेशन एरिया का सर्वे खत्म नहीं हो जाता. तब तक कम से कम 1 से 2 साल भी लग सकते हैं इसको. तो तब तक वो वहां पर जगह पे रहे, बना रहे, उसके लिए आपको सिग्नल जो है वो कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे. अब ये जो सिग्नल है ये सिग्नल अलग अलग टाइप के हैं. जैसा कि उसमें पहला है डे लाइट और नॉन ल्यूमिनस सिग्नल. तो ऐसे सिग्नल जो दिन के उजाले में हमको दिखाई देते हैं यानी सिंगल अपना सिंपल पोल, स्टील का पोल या लकड़ी का पोल, रॉड, ये जो है वो आपको आराम से दिन के टाइम पे दिखाई दे सकता है. उसको आप कलर पेंट भी कर सकते हो, व्हाइट, रेड, ब्लैक, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. तो ऐसे जो सिग्नल हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे डे लाइट सिग्नल और उसको बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस सिग्नल. नॉन ल्यूमिनस का मतलब जो है वो जो पोल है वो चमकता नहीं है यानी सिंपल सॉफ्ट पेंटेड लकड़ी का या स्टील का रॉड का इस प्रकार से न चमकने वाले जो दिन में दिखाई देने वाले सिग्नल है दे आर कॉल्ड एज डे लाइट और नॉन ल्यूमिनस सिग्नल. तो इसके लिए दूसरे जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे सन और ल्यूमिनस सिग्नल. ल्यूमिनस सिग्नल बोले तो चमकने वाले सिग्नल, क्योंकि इंटरविजिबिलिटी
कि फॉग के वजह से आपको दूर से वो सिग्नल दिखाई देना चाहिए, रॉड, रेंजिंग रॉड वगैरह या सिग्नल जो स्टेशन है वो दिखाई देना चाहिए। और उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो वहां पे आप एक स्टील का रॉड, चमकने वाला स्टील का रॉड या ब्राइट व्हाइट ग्लू करने वाला इल्यूमिनेटेड रॉड, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। सो यू कैन ऑल्सो यूज डे लाइट सिग्नल और यू कैन ऑल्सो यूज द ल्यूमिनस सिग्नल, या कुछ हम लोग नाइट सिग्नल भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि फ्लोरोसेंट का ट्यूबलाइट के जैसा रॉड, उसको भी आप लोग सिग्नल के तौर पे यूज कर सकते हैं। यदि आपको शाम हो जाती है ऑब्जर्वेशन के लिए, सो यू कैन ऑल्सो यूज द नाइट सिग्नल ऑल्सो। सो दिस टाइप ऑफ डिफरेंट सिग्नल वी कैन यूज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इन द फील्ड। अब ये ऐसे सिग्नल्स का इस्तेमाल करके हमारा क्या है, ये जो सिग्नल है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। आप जो भी कलर यूज करो उसके लिए, जो भी मटेरियल यूज करो, स्टील का, लकड़ी का, रॉड का, ऑयल पेंट, फिनिशिंग जो भी हो, लेकिन उसका आपको क्लियरली विजिबल होना चाहिए। आपका जो बैकग्राउंड है वो जनरली ग्रीन या ग्रे या स्काई ब्लू रहेगा। यदि शाम के टाइम पे है तो रेडिश भी स्काई रह सकता है, तो शाम के टाइम पे आपका रेडिश वाला रॉड दिखाई नहीं देगा, तो वहां पे आपको दूसरे कलर का रॉड यूज करना पड़ेगा। सो लाइक दैट ऑल दैट केयर यू हैव टू सी, तो आपके बैकग्राउंड में अलग से दिखाई देने वाला क्लियरली विजिबल वाला सिग्नल आपका होना चाहिए। इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्यूरेटली सेंटर्ड ओवर द स्टेशन मार्क, तो उसका डायमीटर भी ज्यादा बड़ा भी नहीं रख सकते आप, हेवी भी नहीं रख सकते उसका वजन, और वो बराबर वजन सेंटर में खड़े करते आना चाहिए। तो उसको नीचे यदि कभी कभी ग्राउंड, सॉफ्ट ग्राउंड में आपको उसको गाड़ना है तो उसके लिए पॉइंट भी चाहिए आपको अच्छा वाला, सो दैट ऑल्सो यू हैव टू टेक, एंड इट शुड बी सुटेबल फॉर एक्यूरेट बायसेक्शन। अब ये चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक्यूरेट बायसेक्शन होना चाहिए आपके सिग्नल का। अब जो हम रेंजिंग रॉड यूज कर रहे हैं समझ लो, और रेंजिंग रॉड का डायमीटर है हमारा 50 mm, 50 mm, तो 50 mm पे जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट को फोकस करेंगे तो 50 mm के बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आपका फोकस होना चाहिए। तो इसलिए जो भी आपका रेंजिंग रॉड या जो भी आपका सिग्नल है वो सिग्नल ऐसा होना चाहिए कि उसको सेंटर पे बराबर आपको एक्यूरेटली बाइसेक्ट करते आना चाहिए। आई विल टॉक लिटिल बिट लेटर इन दिस नेक्स्ट लेक्चर कि ये बाइसेक्शन वाला क्या मसला है करके। तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि पर्टिकुलरली राउंड शेप वाले ही सिग्नल के रॉड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम द फेज। अब ये फेज क्या है हम लोग देखने वाले आगे। तो फेज का इफेक्ट सिग्नल के रॉड के ऊपर आना नहीं चाहिए, और इट शुड एग्जिबिट द लिटिल फेज, यानी फेज कम होना चाहिए। अब उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, उसका कंसेप्ट क्या है फेज का, ये भी हम लोग समझेंगे, तब जाके ऑब्जर्वेशन होगा। हमारा इसका सारा पर्पस क्या है, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि समझ लो हमारा रेंजिंग रॉड क्या ऐसा इतना डायमीटर का है, तो ये पोल के ऊपर आप लोग जब इंस्ट्रूमेंट का क्रॉस हेयर मैच करेंगे तो आपकी क्रॉस हेयर बराबर ऐसी सेंटर में मैच होनी चाहिए, यानी ये एक वर्टिकल क्रॉस हेयर ये रेंजिंग रॉड के बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर सेंटर में आनी चाहिए। उसके लिए आपको ये पोल की विड्थ कितनी दिखाई दे रही, ये इंपॉर्टेंट है। आपको दूरबीन में से इतना पूरा पोल दिखाई देगा तो आप बराबर सेंटर में उसको फोकस कर पाएंगे। यदि आपकी इतनी विड्थ है और आपको पोल ऐसा पतला दिखाई दे रहा, तो आप क्या करेंगे, ये पोल के ऊपर सेंटर में मिलाएंगे क्रॉस हेयर को यहां पर। तो आपको यहां पे क्रॉस हेयर यहां पे मिलाना था, लेकिन आपने मिला यहां पर, तो सिग्नल तो जगह पीछे है, लेकिन उसका कुछ पार्ट दिख रहा कुछ पार्ट नहीं दिख रहा। इसके वजह से आपके विजिबिलिटी की वजह से आप उसका जो वर्टिकल क्रॉस हेयर है वो आपकी बराबर एग्जैक्ट वो पोल के सेंटर में नहीं आ रही है। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है दैट इज कॉल्ड एज इफेक्ट ऑफ फेज, इफेक्ट ऑफ फेज। तो ये फेज का इफेक्ट भी कम से कम होना चाहिए आप जो भी सिग्नल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कलर का यूज कर रहे हैं, जो डायमीटर का यूज कर रहे हैं उसके लिए। सो ऑल दैट थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल यूजिंग द डिफरेंट सिग्नल्स। अब ये जो सिग्नल्स की मैं बात कर रहा था, इसके जो अंदर जो हमने फेज की बात की वो हमको यहां पे अब समझना है। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द फेज ऑफ द सिग्नल। एक सिग्नल का फेज हम लोग जो बोल रहे हैं ट्रायंगुलेशन के लिए वो क्या होता है। तो जैसा मैंने आपको यहां पे इसके पहले समझाया, द फेज ऑफ द सिग्नल इज द एरर ऑफ बाइसेक्शन विच अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट अंडर द लैटरल इल्यूमिनेस द सिग्नल इज पार्टली इन लाइट एंड पार्टली इन शेड। अब ये हमको यहां पे समझना है। तो फेज का मतलब क्या हो गया कि अब यहां पे समझ लो मेरा जो रॉड है वो रॉड मेरा गोल रहता है ऐसा डायमीटर। तो एक्चुअल में क्या होता है, यहां पे हम लोग यहां पर देखेंगे तो ये आपका ऐसा रेंजिंग रॉड रहेगा, ऐसा वर्टिकली पूरा खड़ा रहेगा।
अब ये रेंजिंग रॉड के ऊपर हम लोग जब दूरबीन से देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि आपकी जो क्रॉस एयर है, वर्टिकल क्रॉस एयर इसी सेंटर में आनी चाहिए बराबर। यानी ये रॉड समझ लो 50 mm डायमीटर का है, तो इसके सेंटर में आपकी वर्टिकल क्रॉस एयर आपको बराबर रखनी पड़ेगी जब आप दूरबीन से देखेंगे ये रॉड को। तो ये तब कब कर पाएंगे आप, जब आपको दूरबीन से देखने के बाद में आपका जो रेंजिंग रॉड जो है उसका जो डायमीटर है 50 का, वो पूरा आपको बराबर दिखाई दे रहा है आपके तरफ से क्लियरली। तो उसके सेंटर में आप क्रॉस एयर को मैच करेंगे दूरबीन से देखने के बाद में। तो ये हो गई राइट पोजीशन, दिस इज राइट पोजीशन। लेकिन जनरली ऐसा होने की संभावना कभी कभी कम होती है। अब क्यों होता है वैसा, तो क्या होता है कि आपका जो डायमीटर 50 डायमीटर का रॉड है, रेंजिंग रॉड, ये रॉड के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, आपको ये रॉड विजिबिलिटी की वजह से सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा है, इतना ही दिखाई दे रहा है, इधर का दिखाई नहीं दे रहा। तो आप क्या करेंगे फिर, ये इसके ऊपर जब क्रॉस एयर को मिलाएंगे तो आपकी क्रॉस एयर आपकी ये सेंटर में मिलाएंगे, यानी इतने विड्थ के सेंटर में आपने क्रॉस एयर मिलाई। हालांकि वो एक्चुअली यहां से मिलनी चाहिए थी, ये वाला सेंटर है आपके सिग्नल का, तो ये सेंटर से आपका ये जो सेंटर है ये मैच नहीं हो गया आपका एग्जैक्टली। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, एरर आ गई आपकी इतनी वाली, ये आ गई आपकी एरर। तो ये जो एरर है, ये जो इफेक्ट है, दिस इज कॉल्ड एज द फेज ऑफ सिग्नल। अब ये फेज ऑफ सिग्नल का इफेक्ट क्यों आ रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसे समझ लो ये जो रेंजिंग रॉड जब हम लोग खड़ा लेके रख रहे, तो इसके ऊपर इधर से सनलाइट आ रहा है, ऐसा सनलाइट इधर से आ रहा है, ऐसा लेके खड़ा हूं मैं। तो क्या होगा, इसका जो इधर का पार्ट है, इतने वाले पार्ट पे उजाला होगा और इसका इधर का जो पार्ट है इसके ऊपर अंधेरा होगा। जो पोल है, वर्टिकल है पोल ऐसा गोल, तो इधर से उजाला रहेगा, इधर से अंधेरा रहेगा आधे पार्ट पे। लेकिन जब मैं सामने से देख रहा हूं तो सामने से क्या हो रहा है, इतने वाले पार्ट के ऊपर यहां पर छाव है रेंजिंग रॉड के इतने वाले शेड। सो दिस इज पार्ट इज अंडर द शेड, और इधर का पार्ट बराबर दिख रहा है। तो जब आप 10 किलोमीटर से ये रेंजिंग रॉड को देख रहे हैं, सिग्नल को देख रहे हैं दूरबीन में से, तो क्या होगा कि इसकी जो विड्थ है वो आपको इतनी ही अपीयर होगी। 50 डायमीटर का पूरा रॉड आपको विजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें शेड है और यहाँ पे लाइट है, और दूर के विजिबिलिटी की वजह से आपको इतना ही पार्ट दिखाई देगा। तो फिर इतने पार्ट को रॉड सिग्नल की विड्थ समझ के आप उसके सेंटर में आप फोकस करेंगे। तो इसके वजह से बिकॉज ऑफ द सनलाइट एंड शेड ऑन द पार्ट ऑफ द सिग्नल रॉड, what we are doing, we are not exactly considering the total width of the actual signal, and whatever the appearing in the telescope, इतना ही दिख रही width आपको, तो इतने width के हिसाब से आप उसके सेंटर में आपको वर्टिकल क्रॉस एयर को मैच कर रहे हैं आप। तो इसके वजह से आपका ऑब्जर्वेशन में एरर आ रही है, शिफ्ट हो जा रहा है आपका थोड़ा सा, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज फेज ऑफ सिग्नल। तो ये फेज ऑफ सिग्नल क्यों आता है, बिकॉज आपका जो रेंजिंग रॉड है उसके ऊपर सूरज की रोशनी की वजह से वो पूरी तरह से प्रकाश में नहीं रहता, कभी कभी आधा छाव में आधा इसमें रहता है। अब ये आपकी सन की डायरेक्शन कितनी है उसके हिसाब से ये फेज आपका कम ज्यादा होगा। यदि सूरज पीछे से आ रहा है तो सामने से रॉड आपको एकदम धुंधला दिखाई देगा, तो पर आप कैसा तो भी करके आपको उसको मैच करना पड़ेगा, एंड दिस इफेक्ट इज एक्चुअली कॉल्ड एज फेज ऑफ सिग्नल। तो इसको हम लोग डिटेल में यहां पर समझेंगे। तो यहां पे आपको ये समझना है, द ऑब्जर्वेशन सी ओनली द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द रॉड एंड बाइसेक्ट इट। जो सिग्नल है उसको जितना चमकीला पार्ट है, जिसके ऊपर उजेला पड़ा है, उतने ही पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, और शेडेड पार्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके वजह से जो फोकसिंग करने का काम है वो हम लोग उतने ही पार्ट को बाइसेक्ट कर दे, एंड बिकॉज ऑफ दैट द फेज ऑफ द सिग्नल कम्स इन पिक्चर। सो दस इट इज अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिग्नल। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि उतने एरर से आपने रॉड को बाजू में सरका दिया है ना, ऐसे ही हो गया ना। सिग्नल के सेंटर में फोकस करना चाहिए था, लेकिन आपने थोड़ा बाजू में कर दिया, तो उतनी एरर आपके ऑब्जर्वेशन के अंदर आ गई। इंक्लूडेड एंगल आपका गलत हो सकता है उतनी एरर के वजह से, एंड दैट वी हैव टू एलिमिनेट। सो दस फॉर दिस फेज करेक्शन इज दस रिक्वायर, क्योंकि आपके एरर आगे मैंने बताया आपको जैसी, तो वो एरर अवॉइड करने के लिए फिर आपको करेक्शन करना पड़ेगा फेज का, एंड देयरफॉर द ऑब्जर्व्ड एंगल मे बी रिड्यूस्ड। जो भी एंगल आपने ऑब्जर्व किया उसके अंदर आपको करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको एग्जैक्ट सेंटर के सिग्नल को फोकस करके जो एंगल आने वाला है वो एक्यूरेट एंगल मिलेगा। सो बिकॉज ऑफ द फेज ऑफ द सिग्नल देयर इज अ ऑब्जर्वेशन एरर इन द इंक्लूडेड एंगल,
and for that we have to apply the correction. So the correction can be applied in the two condition. अब ये दो करेक्शन के फार्मूले हो सकते हैं आपके. तो पहली कंडीशन क्या है, व्हेन द ऑब्जर्वेशन इज मेड ऑन द ब्राइट पोर्शन, यानी आपका जो पूरा ब्राइट पोर्शन है, अब यहां पर ये टॉप व्यू में आपका रॉड दिख रहा है, सिग्नल दिख रहा है, और इधर से यहां पर देखेंगे तो सनलाइट इधर से आ रहा है, और ये जो रेंजिंग रॉड है ऐसा खड़ा है वो यहाँ पे, तो उसके इधर वाले पार्ट पे छाव रहेगी, ये वाले पार्ट पे, और उसका जो दूसरा वाला पार्ट है इधर वाले पार्ट पे लाइट रहेगा. ऐसा सूरज इधर से लाइट आ रही है उसमें, और मैं यहां से खड़ा हूं और मैं यहां से ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं. अब जब मैं यहां से ऑब्जर्वेशन लूंगा तो क्या होगा कि मुझे ये जो छाव वाला पार्ट है वो दिखाई नहीं देगा. ये जो छाव वाला पार्ट है, क्योंकि ये शेडेड पार्ट है तो ये दिखाई नहीं देगा मुझे, लेकिन मुझे दिखाई देगा सिर्फ इधर वाला इल्यूमिनेटेड पार्ट. वो भी कहां से दिखाई देगा, यहां से यहां तक का, ये इतना. यानी हम लोग यहां पर समझेंगे कि मैं जब यहां से देखूंगा उसको ऐसा, तो मुझे सिर्फ रॉड का इतना पोर्शन दिखाई देगा, सिर्फ ये वाला, क्योंकि इधर से रोशनी आ रही, ये वाला भाग छाव में है, तो मैं सिर्फ इतने ही पार्ट पे मैं फोकस कर रहा हूं. एक्चुअली मुझे फोकस करना था सेंटर में बराबर, लेकिन मुझे ये इधर का रॉड दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि उसके ऊपर छाव पड़ी वाली है, लेकिन मेरे को इधर का भाग दिख रहा है, यानी ये ब्राइट वाला इल्यूमिनेटेड पार्ट, चमकने वाला जो ब्राइट पार्ट है वो दिख रहा है. तो मैं क्या समझूंगा कि मेरे रॉड की विड्थ इतनी है करके, सिर्फ यहां से यहां तक, और इतनी विड्थ समझ के उसके सेंटर में मैं फोकस करूंगा. तो एक्चुअली मेरे को फोकस करना था यहां पे, और मैं फोकस कर रहा हूं इसके सेंटर में, तो यहां से यहां तक का इतना एरर आ गया मेरा एंगल में अंदर. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा. तो मेरा एंगल में इतनी एरर आ गई, ये हमको समझना है यहां पे. सो बीटा इज द एरर इन आवर ऑब्जर्वेशन. तो ये एरर हमको निकालनी पड़ेगी, और उसके लिए फिर हमको फार्मूला याद रखना पड़ेगा. अब ये एरर जो है वो कितनी आ रही, तो जो सनलाइट का एंगल है उसका एंगल है यहां पर अल्फा. तो हमको फिर बीटा इज इक्वल टू 20265 आर कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. इतनी एरर आपके इसके अंदर आएगी बीटा. तो ये जो बीटा एंगल है, जब हम लोग जो दिखने वाला पार्ट है रेंजिंग रॉड का उसके ऊपर फोकस करके ऑब्जर्वेशन ले रहे, तो ऐसे केस में रेंजिंग रॉड और आपका सनलाइट उसके बीच का एंगल अल्फा है, तो ये जो एरर आ रही बीटा एंगल की यहाँ पे, वो एरर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 20265 आर कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस रेंजिंग रॉड. रेंजिंग रॉड कितना रेडियस का है उसके ऊपर से, और उसको डिवाइड बाय डिस्टेंस करेंगे तो बीटा एंगल निकलेगा. हम सेकंड में होगा कुछ तो भी, क्योंकि एरर तो कम ही आने वाली है. सो दिस इज वन टाइप ऑफ फेज जो इल्यूमिनेटेड पार्ट पे फोकस करने के वजह से आ रहा है. अब यदि थोड़ा सा सर्वेयर यदि चतरा है तो क्या होगा, व्हेन द ऑब्जर्वर बाइसेक्स ऑन द ब्राइट लाइन. ब्राइट लाइन बोले तो क्या हो जाएगा अभी यहां पे, कि जब यहां से सनलाइट आ रहा है उधर से, तो बिकॉज ये जो सरफेस है ये चमकीला है, तो क्या होगा कि यहां से एक ऐसा रिफ्लेक्शन आएगा कि जहां पे आपको एक बारीक लाइन यहां पर इस वाले स्टेशन पे ऐसी बारीक चमकीली लाइन दिखेगी, क्योंकि जहां से सनलाइट आके रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो ये टेंजेंशियल पॉइंट है अपना, ये ऐसा पॉइंट है कि यहां पे आपका जो रेंजिंग रॉड है वो थोड़ा चमकेगा और एक वर्टिकल ऐसी लाइन दिखेगी बराबर. तो क्या हो गया, ऑब्जर्वर ने क्या किया कि ये इतने विजिबल पोर्शन के सेंटर में ऑब्जर्वेशन करने के बजाय ये जो ब्राइट लाइन है, ब्राइट लाइन पे ही डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ले लिया. यानी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन लेना था उसने यहां पे, लेकिन उसने ऑब्जर्वेशन ले लिया डायरेक्ट ब्राइट लाइन पे, क्योंकि ये सनलाइट चमक रहा है, डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है यहां पर, तो आपको यहां पे एक रिफ्लेक्टेड लाइन दिखेगी, और वो रिफ्लेक्टेड लाइन के ऊपर डायरेक्ट मैंने ऑब्जर्वेशन ले लिया. तो इस केस में फिर अपना इतना एंगल एरर आ जाएगी बीटा. अब ये जो बीटा है तो हम लोग उसको 20265 आर कॉस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, यहां पे कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 था, यहां पे सिर्फ कॉस अल्फा बाय 2 है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस करके आपका निकलेगा एंगल विच इज एरर इन द ऑब्जर्वेशन. दो इंक्लूडेड एंगल गिनते समय आप रेंजिंग रॉड को एग्जैक्टली सेंटर में फोकस नहीं कर रहे, लेकिन बिकॉज धूप छाव के वजह से आपको रेंजिंग रॉड का दूसरा पार्ट विजिबल है, उतने ही पार्ट को फोकस करके उसके सेंटर में आप क्रॉस हेयर को मिला रहे और फिर एंगल का ऑब्जर्वेशन ले रहे, उसके वजह से आपके ऑब्जर्वेशन में जो एरर आ रही है वो एरर हो गई एरर ड्यू टू फेज ऑफ द सिग्नल.
और वो एंगल की एरर निकालने के लिए आपको बीटा एंगल निकालना पड़ेगा। उसके लिए दो कंडीशन अलग अलग रहेगी और उसके हिसाब से आप रिलेवेंट फार्मूला लगा के जो एंगल का ऑब्जर्वेशन की एरर है वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पोर्शन इन दिस यूनिट कि फेज ऑफ सिग्नल हमको कैलकुलेट करते आना चाहिए, और जब फेज ऑफ एंगल कैलकुलेट करेंगे तो आप एंगल कैलकुलेशन को एक्यूरेटली मेंटेन कर सकते हो। सो इन दिस लेसन नाउ वी हैव सीन दैट द स्टेप्स इन द ट्रायंगुलेशन सर्वे, ये हमने देखा कि रूटीन ऑफ ट्रायंगुलेशन सर्वे क्या है। देन हमने किया रिकॉग्नाइजेंस सर्वे को डिटेल में क्या क्या करनी चाहिए रिकॉग्नाइजेंस सर्वे के समय पे, ये भी हमने इस लेसन में देखा। देन वी हैव सीन दैट व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द ट्रायंगुलेशन स्टेशन, कौन सी प्रिकॉशंस, कहाँ पे स्टेशन फाइनल करना कि नहीं करना, एक्सेसिबिलिटी, फूड, वाटर, ऐसी सारी क्या चीजें हैं वो भी हमने इस लेसन में देखा। एंड ऑल्सो वी हैव डिस्क्राइब द टावर्स एंड सिग्नल, और वो सिग्नल के अंदर फेज ऑफ द सिग्नल क्या होता है ये भी हमने देखा। So for this lecture we will stop here. Till then, goodbye, and in next lecture again we will proceed for the further very interesting things are there regarding the intervisibility of the triangulation station. So thank you for watching this video lecture series on Survey 2.